Good morning, students. This is class 8th, chapter number 4, an interview with मिल्खा सिंह. हमने ऑनलाइन क्लास में ये आधा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं एंड फिर से हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं वीडियो में. देखिए कि एक इंटरव्यू है मिल्खा सिंह का, जो रत्ना सागर जो एजुकेशनिस्ट हैं दिल्ली की, वो मिल्खा सिंह का इंटरव्यू लेती हैं और इंटरव्यू में वो अपनी लाइफ के बारे में क्या क्या बताते हैं मिल्खा सिंह, हम वो स्टडी करेंगे. ठीक है. देखिए मिल्खा सिंह, आपको पता है अभी कोरोना की कोविड की वजह से उनकी डेथ हो गई है. तो हम मिल्खा सिंह के बारे में ही स्टडी स्टार्ट करते हैं. वन ऑफ इंडियाज़ ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग आइकन्स, मिल्खा सिंह वॉज द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू हैव रीच्ड द फाइनल ऑफ एन ओलंपिक एथलीट इवेंट. देखिए मिल्खा सिंह जो थे वो इंडिया के ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग आइकन्स थे. आइकन्स ऐसे वर्ड ऐसे लोगों के लिए यूज़ में लिया जाता है जो कि अपने किसी फील्ड में फेमस हों और बहुत सारी अचीवमेंट्स गेन कर चुके हों. फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्पोर्ट्स में इनके बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स थे, बहुत ज़्यादा उनके ये फेमस थे. तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी पर्सन्स थे उन सब के ये आइकन थे. जैसे फैशन में अगर कोई फेमस है तो वो फैशन आइकन हो गया. अगर कोई टीचिंग अपने किसी भी फील्ड में, इट मीन्स आई मीन टू से दैट कि किसी भी फील्ड में अपने वर्क फील्ड में कोई अगर अचीवमेंट्स उनको मिल रही हैं, बहुत फेमस हैं वो, तो वो आइकन्स हो जाते हैं. तो ऐसे ही मिल्खा सिंह जो थे वो फेमस स्पोर्टिंग आइकन्स थे. फर्स्ट इंडियन एथलीट्स थे जो कि फाइनल में ओलंपिक एथलीट इवेंट में फाइनल में पहुंचे थे. ही वॉज प्लेस्ड फोर्थ इन द 400 मीटर्स रेस एट द 1960 ओलंपिक गेम्स इन रोम. 400 मीटर रेस में उनकी फोर्थ पोजीशन आई थी जो कि ओलंपिक गेम्स हुए थे रोम में. In 1958 एशियन गेम्स, मिल्खा सिंह won the both 200 मीटर्स एंड 400 मीटर रेस. अब 1958 में जो एशियन गेम्स हुए थे तो मिल्खा सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर वाली जो रेस थी वो दोनों जीत ली थी. दैट ईयर मीन्स उसी साल 1958. दैट ईयर ही ऑल्सो वन द गोल्ड मेडल इन द 450 yards रेस एज द कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन वेल्स इन द यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में कॉमनवेल्थ गेम रखे गए थे. वहाँ उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था. किसमें? 450 yards रेस में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इसी साल. ठीक है. His last appearance at an Olympic event was in Tokyo in 1964. उनकी लास्ट इवेंट जो थी टोक्यो में 1964 में थी, when he represented India as a part of the 4x400 meters relay team. 4x400 meters रिले टीम को रिप्रेजेंट किया था इंडिया की तरफ से 1964 में टोक्यो में, जो कि जापान में है. वो उनकी लास्ट अपीयरेंस थी ओलंपिक इवेंट्स में. In 1959, Milkha Singh was awarded the Padma Shri, India's fourth highest civilian honor for his achievements. इनको 1959 में मिल्खा सिंह को एक पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था, जो कि आप जानते हैं कि ये सिविलियन ऑनर है, जो किसी को भी मिलना बहुत बड़ी बात है. फोर्थ हाईएस्ट ऑनर है ये किसी भी सिटीज़न के लिए. तो इनको ये 1959 में दिया गया था. मिल्खा सिंग्स लाइफ हैज़ बीन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सागा ऑफ स्ट्रगल टेल्स ऑफ ए कंटिन्यूड स्ट्रगल. मतलब इनकी लाइफ में जितने बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी के साथ में एक के बाद एक स्ट्रगल चलते रहे, तो इनकी पूरी लाइफ सागा ऑफ स्ट्रगल, इट मीन्स टेल ऑफ स्ट्रगल, स्ट्रगल्स की कहानी है. पैक्ड विद विक्ट्रीज एंड सेटबैक्स पीछे ले जाना किसी भी चीज़ को, मतलब इनकी विक्ट्रीज़ भी हुई और सेटबैक्स भी हुए. बहुत ज़्यादा इनके साथ में अप एंड डाउन्स, कहते हैं कि लाइफ में अप एंड डाउन्स बहुत आते हैं, तो इनके साथ में इन्होंने विक्ट्रीज़ भी देखी, अप्स भी देखे, तो लाइफ में डाउन्स भी देखे. तो हिज स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड सिंप्लिसिटी हैव सीन हिम थ्रू एंड मैड हिम. मतलब इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड सिंप्लिसिटी, तो इनसे इनको क्या बनाया? मैड हिम हु कंटिन्यूज टू इंस्पायर पीपल अक्रॉस जनरेशन. अब इनको इनकी जो सिंप्लिसिटी और डिटर्मिनेशन, जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इनसे लोग इनसे इंस्पायर हुए. किन से इंस्पायर हुए? मिल्खा सिंह से इंस्पायर हो गए. और अक्रॉस जनरेशन मतलब आज तक के लोग मिल्खा सिंह से बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहते हैं.
अब रत्ना सागर ने इनसे एक इंटरव्यू स्टार्ट किया, पूछा, वी अंडरस्टैंड दैट यू केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन, कुड यू शेयर योर सम ऑफ योर मेमोरीज ऑफ दैट स्टेज ऑफ योर लाइफ। क्या तुम उस स्टेज को बता सकते हो, क्या मेमोरीज़ रही आपकी उस लाइफ की, वो स्टेज थी, वो कैसा रहा आपके साथ में, कैसा अनुभव रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो मिल्खा सिंह कहते हैं, आई वॉज 17 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई केम टू दिल्ली ऑल बाय माई सेल्फ। मतलब मैं 17 ईयर्स ओल्ड था जब मैं दिल्ली आया था पाकिस्तान से। आई हैड लॉस्ट सेवरल मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली टू द वायलेंस ड्यूरिंग द पार्टीशन। अब मैंने अपनी बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को खो दिया था उस वायलेंस में, पार्टीशन के ड्यूरिंग जो वायलेंस चल रहा था उस वायलेंस में मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स बहुत सारे खो दिए थे। आई सेट द रेलवे स्टेशन फॉर डेज पेनीलेस एंड मिजरेबल। मैं रेलवे स्टेशन पे कई दिनों तक, 4 डेज कई दिनों तक बैठा रहा। पेनीलेस मतलब मेरे पास कोई एक पैसा नहीं था, एक पेनी भी नहीं था, एंड मिजरेबल और बहुत ही परेशानी वाली कंडीशन में था। दो आई वेप्ड ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली, मैं रोता रहा कंटिन्यूसली। आई वॉज ऑल्सो अवेयर ऑफ द नीड टू अर्न माई लाइवलीहुड। और मुझे अवेयर मतलब मुझे पता था कि मुझे ज़रूरत है कमाने की, मेरी लाइवलीहुड मतलब मेरी लाइफ को चलाने के लिए मुझे कमाने की भी ज़रूरत है। अ फ्यू अदर रिफ्यूजीज़ एंड आई अप्रोच पीपल फॉर जॉब्स। रिफ्यूजीज़ क्या होता है, जो कि कहीं दूसरी जगह पे जाकर एक रिफ्यूजी शेल्टर लेते हैं, तो वो रिफ्यूजीज़ कहलाते हैं, जो कि उस नेटिव लैंड के नहीं होते हैं। तो ये भी पाकिस्तान से आए थे, तो इंडिया में रिफ्यूजी थे। तो इसने कहा कि सम रिफ्यूजीज़ एंड आई अप्रोच्ड पीपल, अप्रोच मिले जाकर उनसे, यहाँ अप्रोच का मतलब मिलना है, किसके लिए, जॉब के लिए। नो वन वुड हायर एज एन दे डिड नॉट नो आवर बैकग्राउंड। और किसी ने हमें हायर नहीं किया क्योंकि वो बैकग्राउंड हमारा नहीं जानते थे। आफ्टर लुकिंग फॉर ए जॉब फॉर ए लॉन्ग टाइम आई लैंडेड वन एट ए शॉप दैट सोल्ड टायर्स। और बहुत टाइम तक मैंने सर्च करने के बाद में मैं एक शॉप पर आया जहाँ पर टायर्स बेचे जाते थे। द ओनर एग्रीड टू पे मी एट 10 रुपीज़ पर मंथ। और ओनर ने मुझे एग्री कर लिया कि वो 10 रुपीज़ पर मंथ मुझे दे देंगे। दिस सामी थ्रो टिल आई जॉइन द इंडियन आर्मी इन 1951। और फिर इसके बाद मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली 1951 में। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड योर जर्नी इन एथलीट्स बिगिन, हु डू यू कंसिडर योर मेंटोर। मेंटोर आप लोग जानते हैं क्या होता है, जो भी हमें सही मार्गदर्शन करता है, हमें बताता है, हमारी हेल्प करता है, हमारे गोल को अचीव करने में जो हमारी मदद करता है, वो हमारा क्या होता है, मेंटोर होता है। हमारे मेंटोर हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, हमारे सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी भी हो सकते हैं, हमारे टीचर्स भी हो सकते हैं। कोई भी हमारा मेंटोर हो सकता है जो कि हमें गाइड करे, हमारे गोल को अचीव करने में हमारी गाइड करे हमें। तो इसने कहा कि आप किसको अपना मेंटोर मानते हैं। मिल्खा सिंह कहते हैं, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ एथलीट्स बिफोर आई जॉइन द इंडियन आर्मी। मुझे नहीं पता था एथलीट्स के बारे में जब तक मैंने ज्वाइन नहीं की थी इंडियन आर्मी। हाउएवर 15 days आफ्टर आई एनरोल ड्यूरिंग रोल कॉल एट नाइट वी वर इन्फॉर्म दैट अ 10 kilometers क्रॉस कंट्री रेस वुड बी हेल्ड द फॉलोइंग डे। तो मुझे पता चला कि मैंने जब 15 दिन हो गए थे मुझे ज्वाइन किए हुए, तो हमें एक रात को कॉल आया और हमें इन्फॉर्म किया गया कि 10 kilometers क्रॉस कंट्री रेस है। क्रॉस कंट्री रेस वो रेस होती है जो कि आप खुले मैदान में कहीं भी दौड़ सकते हैं विदाउट एनी ट्रैक। क्योंकि जब हमारी रेस, जब ओलंपिक्स गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में जब हमें रेस लगाई जाती है तो हमारे लिए एक ट्रैक बनाया हुआ होता है, उस ट्रैक पर ही हमें दौड़ना होता है। लेकिन क्रॉस कंट्री रेस वो रेस होती है जहाँ पर विदाउट ट्रैक आप दौड़ सकते हैं, तो वो वाली रेस इनको करनी थी। वुड बी हेल्ड द फॉलोइंग डे। तो क्रॉस कंट्री रेस अगले दिन, फॉलोइंग डे द नेक्स्ट डे, अगले दिन हेल्ड रखी गई है। अराउंड 300 जवान्स वुड पार्टिसिपेट एंड 10 of them were to be selected and trained to complete further। तो जवान्स मतलब वो सैनिक आर्मी के 300 जवान्स पार्टिसिपेट करने वाले थे और उनमें से 3 को सिलेक्ट करके उनको ट्रेन करना था एथलीट्स के लिए। I found myself at disadvantages compared to the other jawans as I used to run my school as a child। तो मुझे अपने आप को मैंने एडवांटेजेस मिला मुझे कि मैं अदर जवान के कंपैरिजन में मैंने अपने आप को पाया कि मैं ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जब चाइल्ड था, छोटा बच्चा था, तो मैं रनिंग करते हुए ही वहाँ जाता था। I used to run my school as a child। The school was 10 kilometers away from home। और मेरा जो स्कूल था वो 10 kilometers away था घर से। We lived in a sandy area and during summers the sand would sizzle in the heat of the sun। और जो मेरी
हम सैंडी एरिया में रहते थे और जो समर के दौरान जो रेत थी वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी और आई वुड रन टू स्कूल बिफोर बेयर फुट विद माई मैथ्स इंग्लिश एंड उर्दू बुक्स ऑन माई हेड। और मैं दौड़ा करता था नंगे पैर दौड़ा करता था इंग्लिश और मैथ्स और उर्दू की बुक सर पे रखकर। द सैंड वुड बर्न माई फीट, तो सैंड मेरी फीट को बर्न कर दिया करती थी। सो आई वॉज फोर्स टू रन फास्टर, और इसलिए मुझे फोर्स होता था कि मैं जल्दी अपना टाइम ये 10 किलोमीटर्स को मैं दौड़कर पूरा कर लूँ ताकि मेरे पैर न चलें। एंड I would pause to cool my feet for a while and put patches of grass and then continue running। तो मैं अपने क्या करता था मैं कि मुझे रुकना पड़ता था किसी पैचेस ऑफ ग्रास, मतलब ग्रास जहाँ मुझे मिलती थी, छोटे पैचेस, मतलब थोड़ी जगह पे मुझे जहाँ पर वो मिलती थी, तो मैं वहाँ अपने पैरों को ठंडा कर लिया करता था। being used to running a long distance as a fast pace तेज चाल। I won the cross country race without much effort। तो मैंने जल्दी से अपनी मतलब फास्ट पेस के साथ मैंने क्रॉस कंट्री रेस को विदाउट मच एफर्ट, ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा था और मैं जीत गया था। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ माई जर्नी इन एथलेट्स, और ये मेरी जर्नी की शुरुआत थी एथलेट्स में। द आर्मी प्रूव टू बी द ग्रेट हेल्प, और आर्मी मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प साबित हुई। इट ऑफर्ड मी टू राइट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म टू द बिगनिंग ऑफ माई करियर। इट प्रोवाइडेड मी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ टू ट्रेन एंड प्रैक्टिस अंडर ए प्रॉपर गाइडेंस। तो इसने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त दी ट्रेन होने के लिए, प्रैक्टिस अंडर प्रॉपर गाइडेंस, और मुझे गाइडेंस भी मिला प्रॉपर यहाँ पर। आई कंसिडर द इंडियन आर्मी माई मैंटोर, और मैं इंडियन आर्मी को मेरा मैंटोर कंसिडर करता हूँ। इन पर्टिकुलर वे में आई ओ अ लार्ज पार्ट ऑफ माई सक्सेस टू हवलदार गुरुदेव सिंह हु कोच्ड मी। और मैं वैसे तो इंडियन आर्मी मेरा मेंटोर है, बट पर्टिकुलर वे में मैं हवलदार गुरुदेव सिंह को अपना क्रेडिट देता हूँ पूरा मेरा एथलीट मेरी सक्सेस का, जिसने कि मुझे कोच किया। जैसे हमारे कोच होते हैं ना, आपके गेम्स में कोच होते हैं, आपको सिखाते हैं कि ऐसे खेलना है, तो वो इस तरीके से इनको रेस में इन्होंने इनको कोच किया था, इसलिए इनकी सक्सेस का पर्टिकुलर वे में सक्सेस का क्रेडिट जो है वो